नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आज खबरों से भरा दिन है, जहां पर राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था सभी तरफ हलचल मची। शुरुआत करें अगर अर्थव्यवस्था पे, सबसे पहले बात करेंगे रुपए की, जिसके फ्री फॉल ने इसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया। आज एक झटके में रुपया करीब 2% फिसल गया। अब $1 ₹58.15 का हो गया। आप सोच सकते हैं कितना नीचे आ गया रुपया। लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार रिजर्व बैंक ने कोबरा पोस्टिंग से बेनकाब हुए प्राइवेट बैंकों पर पेनाल्टी लगा दी है, लेकिन इन बड़े बैंकों पर लगी ये पेनाल्टी काफी कम है। आईसीआईसीआई बैंक पर तो केवल 1 करोड़ की पेनाल्टी लगी है। आरबीआई के मुताबिक बैंकों ने केवल केवाईसी नियमों की अनदेखी की है। लेकिन एक ऐसी खबर जिसने राजनीतिक हलकों में आज काफी हल्ला मचाया। कल बीजेपी ने मोदी को ऊपर उठाया तो आज आडवाणी ने सारे पदों को छोड़ दिया। वो रूठ गए हैं। बीजेपी के नेता उन्हें मनाने में लगे हैं। बीजेपी की इस फजीहत पर विरोधी दलों ने चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ है तमन्ना इनामदार दत्ता जी। और आडवाणी के इस्तीफे से बाजार पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं क्या है दूसरी बड़ी खबरें। रुपए की कमजोरी देख विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुरू की बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट रहे। यस बैंक बोर्ड के विवाद में हाई कोर्ट का दखल। 1 महीने पहले बोर्ड बैठक बुलाने का आदेश। शगुन कपूर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने पर विचार करने को कहा। वक्त से पहले और सामान्य से ज्यादा पानी बरसा रहा है मॉनसून। कल तक 11% ज्यादा हुई बरसात। मुंबई में धीमे पड़े ट्रैफिक और रेल की रफ्तार। और टेक गुरु है देश का सबसे पसंदीदा टेक शो। फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। देश की करेंसी रुपए ने आज कमजोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज रुपए के फ्री फॉल को देखते हुए लगता है कि 60 रुपए का स्तर अब ज्यादा दूर नहीं है। रुपए में गिरावट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज रुपए अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए ₹1.09 कमजोर होकर 58.15 के लेवल पर बंद हुआ है। अब तक रुपए में इतनी कमजोरी कभी नहीं देखने को मिली थी। अमेरिका में अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बाद डॉलर में मजबूती देखने को मिली है। उसका सीधा असर रुपए पर पड़ रहा है। रुपए की गिरावट से महंगाई बढ़ने का खतरा है। इकोनॉमी में जान डालने की कोशिशों पर भी पानी फिरने का डर पैदा हो रहा है। इधर जानकारों का कहना है कि रुपए में गिरावट के पीछे खराब फंडामेंटल नहीं है, लेकिन जेपी मॉर्गन के साजिशचना के मुताबिक इसकी कमजोरी ने दरों में कटौती की उम्मीद को घटा दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अनंत नारायण का कहना है कि वो इकोनॉमी के सभी फंडामेंटल्स ठीक ठाक देखते हैं और रुपए में गिरावट साफ तौर पर सेंटिमेंट खराब होने के चलते आई है। It's not really as if, the bottom has collapsed out of the fundamental story as such. This is clearly an issue of sentiment. It is a issue where people are going into that spiral of fear, where they expect that things could go from bad to worse and we could have 50-60 paisa moves every day. To break this sentiment, you need some kind of decisive action to come through. And I guess the best people to deliver it at the moment are the RBI and the ministry. Given the bleeding in the rupee, I think the Reserve Bank will very much stay on hold. I think a June rate cut is very much off the table, and if things don't stabilize, so will a July rate cut. The reasons for the rupee depreciation may not be very India specific, but the consequences will be very India specific. उधर सरकार ने रुपए में भारी कमजोरी को बेवजह बताया। इकोनॉमी अफेयर्स सचिव अरविंद मायाराम के मुताबिक डॉलर में मजबूती के कारण दुनिया की सभी करेंसी कमजोर हो रही है। ऐसे में रुपए की कमजोरी से घबराने की जरूरत नहीं है। उधर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन के मुताबिक रुपए में गिरावट अस्थायी है। No, I don't think the government needs to take any measures. We are watching the situation closely. But there is, if you see weakening of all currencies vis-a-vis dollar, so rupee is also not unaffected in that sense. So I think this will settle down in a while. I don't think we should unduly get worried, but we are watching this issue. We did take some action on gold in recent days, as you well know, but also facilitating exports. I think we are heartened by the stronger growth in exports in the last few months.
We hope that to continue. So naturally over time, the current account deficit, especially if commodity prices stay low, will tighten. And the steps we've taken to finance that current account deficit in a stable way will help preserve a more stable value for the rupee. रुपए की कमजोरी का बाजार के तमाम सेक्टर्स पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझाने के लिए आप हमारे साथ हैं आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, कमजोर रुपए से किन सेक्टर्स को नुकसान यहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है और किन्हें फायदा? रुपए की कमजोरी से साफ तौर पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों पे अलग अलग तरह का असर पड़ता है। और अगर आप सबसे पहले बात करें देश की सबसे ज्यादा जिस सेक्टर पे, जिस सेगमेंट पे और कंपनीज पे असर पड़ता है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आपके और हमारे लिए पेट्रोल डीजल महंगा होता है, लेकिन अगर ये कंपनियां तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती, जैसे कि अमूमन इन्हें इंतजार करना पड़ता है, तो उस स्थिति में तेल कंपनियों को अगर 1 रुपए प्रति डॉलर की गिरावट आती है रुपए के वैल्यू में, तो 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। यानी उनके जो इंपोर्ट की लागत है वो 9,000 करोड़ रुपए से बढ़ जाती है अगर डॉलर 1 रुपए महंगा हो जाए। अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल पे किस हद तक आपको, आपकी और हमारी जेब पे इसका असर पड़ता है। करीबन 40 पैसे प्रति लीटर का असर पेट्रोल पे और करीबन 30 पैसे प्रति लीटर का असर डीजल पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्टर्स को कितना फायदा होता है, तो एक्सपोर्टर्स के मार्जिन काफी हद तक बढ़ते हैं। आईटी कंपनीज के मार्जिन पर अगर आप नजर डालें, जो ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है इस समय, तो अमूमन हमने ये देखा है पिछले क्वार्टर्स में कि आईटी कंपनीज के मार्जिन करीबन 40 बेसिस पॉइंट से, यानी आधे % से कुछ कम यहाँ बढ़ोतरी हो रही है 1 रुपए के बदलाव से। तो आप समझ सकते हैं कि जब अभी हाल में हमने 3 रुपए के आसपास की गिरावट देख ली है, तो इनके मार्जिन करीब 1.25% के आसपास से बढ़ चुके होंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें, काफ़ी हद तक उन कंपनीज के ऊपर असर पड़ता है जिनके पास विदेशी कर्ज है, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या ECBs हैं, तो उनके ऊपर आप दबाव पड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उनका जो कर्ज है और उस पर जो वो इंटरेस्ट देते हैं रुपए में, वो सब कुछ बढ़ जाता है। और जाहिर है कि आप भारत में अगर रुपए में कमा रहे हैं तो आपको रुपए में प्रॉफिट आता है और उस पैसे से, उस कमाई को आप डॉलर में कन्वर्ट करके फिर लोन की भरपाई करते हैं। तो वहां पर 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी 1 रुपए की गिरावट की वजह से देखने को मिलती है। यानी 6,000 करोड़ रुपए से इंडियन कंपनीज का कर्जा बढ़ जाता है अगर डॉलर 1 रुपए महंगा हो जाए। महंगाई दर पे भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि वो सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोल डीजल सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं। काफी सारे मेटल्स के, कमोडिटीज के दाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दाम है उनके हिसाब से चलते हैं, तो वहां भी अब बढ़ोतरी होती हुई देखते हैं। जाहिर है कि करीबन 4.5% की बढ़ोतरी यहाँ देखने को महंगाई दर में सिर्फ रुपए में 1 रुपए की कमजोरी की वजह से देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो रुपए की इस गिरावट का जो असर इकोनॉमी पे देखने को मिलता है, उसके तहत कच्चा तेल महंगा होता है, हैवी इक्विपमेंट्स जो आप विदेश से आयात कर रहे हैं वो सभी महंगे होते हुए नजर आते हैं। सोना, अगर आप अभी निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोना महंगा होता है। और आप देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के दाम गिर रहे हैं और भारतीय बाजारों में बढ़ गए हैं, क्योंकि ड्यूटी बढ़ी है और साथ ही साथ रुपया कमजोर हुआ है। फर्टिलाइजर्स एक और ऐसे ही आइटम है जहां पर दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो हर चीज़ जो हमें बाहर से आयात करनी पड़ती है महंगी हो जाती है रुपए की कमजोरी के चलते। शुक्रिया प्रदीप। और आखिरकार देश के 3 बड़े प्राइवेट बैंकों पर जुर्माना लग गया है। कोबरा पोस्ट स्टिंग के बाद रिजर्व बैंक ने इनकी पड़ताल की थी। जांच में पता चला कि इन बैंकों ने KYC नियमों की अनदेखी की। हालांकि रिजर्व बैंक के मुताबिक इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित नहीं हुआ। इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, इन बैंकों पर कितना जुर्माना लगा है, क्या पाया है RBI ने अपनी जांच में? जी देखिए, जो कोबरा पोस्ट है उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे ये एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक तीनों उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इसके जरिए जो काला पैसा है उसको सफेद करते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ने पूरी जांच की और उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। रिजर्व बैंक ने ये जो 3 बैंक हैं इनको KYC नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है और रिजर्व बैंक ने वहाँ पर एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, HDFC बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए का और ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अपनी जो जांच है वहां पर ये पाया है कि ये जो तीनों बैंक है इन्होंने जो KYC नियम है उनका पालन ठीक से नहीं किया। साथ ही जो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इन्हें RBI को फाइल करनी होती है वो भी इन्होंने फाइल नहीं की। इसके अलावा जो 50,000 से ज़्यादा के जो सोने के सिक्के हैं उनको इन बैंकों ने कैश में बेचा, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा जो ग्राहक हैं उनसे पैन कार्ड का ब्यौरा भी नहीं मांगा गया।
तो रिजर्व बैंक ने अपनी जो जांच है वहां पर शुरुआती दौर में उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं पाया है कि इन बैंकों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि इन बैंकों के खिलाफ अभी भी जो इनकम टैक्स विभाग और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी जांच चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतिम फैसला ये जो जांच होगी उसके बाद ही आएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि जो दूसरे 36 बैंक हैं उनकी भी जांच अप्रैल और मई में की गई है और वहां पर भी जल्द रिपोर्ट आने की संभावना है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये जो दूसरे 36 बैंक हैं इन पर भी रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों का उल्लंघन का इन्हें दोषी पाए और जुर्माना लगा सकता है। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मोदी को बड़ी भूमिका मिलने से नाराज आडवाणी ने बीजेपी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी की इस फजीहत पर एनडीए के दूसरे नेताओं का क्या कहना है और इसका पार्टी पर क्या असर होगा, करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। और इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में उनके त्याग पत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सर आप नाराज क्यों स्वीकार करने से नहीं होगा ना, आगे वापस पहुंच रहे हैं। राजनाथ जी और ये थे राजनाथ सिंह जो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग के बाद बोल रहे थे। यहाँ पर आज लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह के निवास पर ये मीटिंग हुई थी, जिसके बाद वो बाहर आके बोले। वैसे बीजेपी बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर ही रही है। बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद से परेशान वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया है। हालांकि राजनाथ सिंह ने आडवाणी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। असल में नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से आडवाणी नाराज है। उन्हें लगता है कि पार्टी में अब सिर्फ निजी हित साधने के लिए काम हो रहा है। उधर आडवाणी के इस्तीफे के बाद उन्हें मनाने का दौर भी शुरू हो गया। कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलकर अपना इस्तीफा वापस लेने को कह रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि हम मना देंगे। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन जैसा व्यक्ति, हमारा शीर्ष नेता, हमारा बुजुर्ग घर का इस तरह इस्तीफा दे, पर हम मना लेंगे। रात को ट्रेन से निकलूंगी और मैं सवेरे आडवाणी जी के पास में जरूर पहुंचूंगी और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आडवाणी जी को कहूं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। I'm sure the party will go and speak to him and talk to him and see what the reason is, whether it's personal or otherwise. But the party will have to take a call on that. तो यहाँ पर जो आपने अभी अभी राजनाथ सिंह को देखा था, उनका यही कहना कि बीजेपी संसदीय दल ने भी, सब लोगों ने सर्वसम्मति से यहाँ पर आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है, उसे माना नहीं जा रहा है। और बीजेपी में इस तरह की गुटबाजी ने इसके सहयोगियों को में भी एक तरह की फिक्र पैदा कर दी है। ये जो खबर है वो काफी हमारे मन को बहुत हिलाने का काम किया और ये एक नई बात हो गई। आगे कैसे जो संगठन है और जो परिस्थिति कैसे आगे चलेगी, इस पर हमारी पार्टी में बैठ करके जल्दी से जल्दी विचार करेगी। We are with BJP. It is an internal matter of BJP. हालांकि बीजेपी की फजीहत ने विपक्ष को जरूर चुटकी लेने का मौका दिया है। What is happening in the BJP today clearly is an issue of public interest, and the public must know what is happening. I think there's need for transparency and honesty. Amazing about the BJP, they're in such total disconnect with the pulse of the people and the nation, as well as their own leaders within. We have nothing to say on this. This is for BJP and the person concerned to think and decide. We had already said that it will have its own repercussions. भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी के रूप में साथ कही जाती रही है, सो कॉल्ड, उसके चेहरे तो साफ दिख रहे हैं, उनको अपमानित किया गया, घर पर मुर्दाबाद किया गया। तो ये सारा कुछ जो हुआ है जिससे हाथ है। They are all internal matters of BJP and they are coming to the public domain. It is for BJP leadership to explain it.
और हमारे साथ अब है CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया और NSE मेंबर रमेश दमानी। संजय जी से हम जानेंगे कि क्या है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। दमानी जी हमको बता रहे हैं कि इसका बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। शुरू करते हैं संजय जी से। संजय जी, बीजेपी के लिए ये काफी बड़ा झटका है, किस तरह का असर पड़ेगा पार्टी पर? अब बीजेपी का देखिए, ये जो मूल दावा है कि वो सिद्धांत वाली पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व पर चलती है, आदर्श इंपॉर्टेंट हैं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो घटना सामने आई है वो ये बता रही है कि व्यक्तिवाद से, अहंकार से और एम्बिशन से टकरा गए हैं सारे नेता, और जो भी कर रहे हैं वो लोग, वो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, सेल्फ गोल कर रहे हैं। बीजेपी इतनी कमज़ोर धरातल पे खड़ी हुई पार्टी होगी, इसका अंदाज आज की घटना के पहले बहुत कम लोगों को रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पर संजय जी, शायद इतना अंदाजा किसी को नहीं रहा होगा। लेकिन अब अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो उस संदर्भ में एलके अडवाणी के इस्तीफे का बीजेपी पे किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, गवर्नेंस और स्टेबिलिटी, देश जो इस वक्त दो चीजें ढूंढ रहा है, उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष के द्वारा और बीजेपी उसको लीड करती। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम अब अनफोल्ड हुआ है, उसमें बीजेपी कन्विक्शन के साथ लोगों के बीच जाए और वोट मांगे और कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी है उसको इनकैश कर सके, इस कन्विक्शन को पक्के तौर पर धक्का लगा है। इसीलिए बहुत जल्दी इस मामले को विश्वसनीय ढंग से नहीं सुलझाया गया, नेताओं के झगड़े खत्म नहीं हुए, और अगर ये सिलसिला बढ़ता रहा तो बीजेपी के सामने जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है 2014 की, वो उसको अपने हाथों से गंवा सकती है, और नहीं तो कम से कम बहुत कमजोर कर सकती है। जी, अब बात करते हैं दमानी जी से। सर, आडवाणी के इस्तीफे और नरेंद्र मोदी को मिली नई जिम्मेदारी को शेयर बाजार कैसे देख रहा है? आई थिंक इट्स अ वरी फॉर द मार्केट, बट जो ज़्यादा गंभीरता बाजार के लिए रुपी डॉलर रेट के हिसाब से है, रुपी 58 तक पहुंच गया, तो उसमें बाजार में बहुत नर्वसनेस है। आई थिंक जो मार्केट के जिनसे मैं बात करता हूं, जो स्मार्ट मनी बोलते हैं, आई थिंक दे वेलकम द डिसीजन टू अपॉइंट नरेंद्र मोदी एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बाय पुटिंग हिम इन दिस पोजीशन। सो आई थिंक द मार्केट वाज मोर नर्वस विद रिस्पेक्ट टू द रुपी वीकनिंग देन the posturing by Mr. Advani. और दमानी जी, नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, आने वाले दिनों में उन्हें पीएम का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। ऐसे में बाजार 2014 में किस तरह की सरकार की उम्मीद कर रहा है? It is, I think, what the market, of course, what it wants is a stable government. Whether NDA or UPI with 200 plus seats, market would welcome that. I don't think market को फर्क पड़ेगा कौन आएगा, because they realize कि जो भी सरकार आएगी, they will have to liberalize the economy, open up FDI, open up retail, do labor laws, insurance laws. They would assume that all that would get done. What the market wouldn't want is another so-called khichdi with, say, the UPA and the NDA and a third front all getting some combination of seats, and inevitably we're going to another midterm elections after the next election. So that would be the worst possible outcome. Best possible outcome is someone getting a stable majority. I think beyond that the market at this point is not looking. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रमेश दमानी और यहाँ पर CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया। अभी कुछ देर पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी उनके नेता है और पार्टी को उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने आडवाणी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। सभी लोगों ने अडवाणी जी से बात करके उनसे यही अनुरोध किया है वो अपने त्याग पत्र को वापस लें, और पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में उनके त्याग पत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। उसके बाद देखेंगे रुपए का दबाव किन शेयरों पर सबसे ज्यादा दिखा, और किस देश में हर 7वां आदमी मिलियनेयर है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। रुपए की जोरदार कमजोरी ने आज शेयर बाजार पर भी अपना असर दिखाया, जिसके बाद पिछले कई दिनों से आगे चल रहे मिड कैप शेयर आज पूरी तरह से टूट गए, जबकि अब तक लगातार फिसल रहे दिग्गज शेयर आज बच गए। बल्कि सेंसेक्स तो हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। आज बाजार में चौतरफा गिरावट रही। सिर्फ IT शेयर चढ़े थे क्योंकि इन्हें रुपए की कमजोरी से फायदा होता है। शेयर बाजार में आज के कारोबार को डिटेल से समझा रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी।
काफ़ी उतार चढ़ाव भरा दिन था और दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत और मानसून की अच्छी चाल के चलते बाजारों में एक मजबूत शुरुआत होना तो तय थी, लेकिन जैसे ही बाजारों में शुरुआत हुई वहीं से रुपए में भी कमजोरी का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आया और जहां बाजार खुले वहीं पर टॉप बनाकर वहां से सेलिंग प्रेशर बाजार पर हावी होते दिखा और दिन में जैसे जैसे रुपए में कमजोरी बढ़ती गई बाजार में भी कमजोरी का आलम बढ़ता हो गया। हालांकि दिग्गज शेयर उतना बुरा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखे जितने कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिखा। मिड कैप शेयरों में खासतौर से काफी पिटाई होती हुई दिखी। कई मिड कैप शेयर ऐसे थे जो 10 से 25% तक आज के सेशन में ही गिरते हुए दिखे। आप देख सकते हैं किस तरह से शुरुआत मजबूत होने के बाद गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी बढ़ती हुई नजर आई। वॉल्यूम्स 1,39,000 करोड़ के आसपास के आज के सेशन में देखने को मिले। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद भी काफी कम थी। गिरने में लीड किया बाजार की कमजोरी को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने और इंडसइंड, आईसीआईसीआई जैसे शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। वहीं यस बैंक बुरी खबरों से लगातार जूझता हुआ और यहां पर भी आज मार पड़ती हुई नजर आई। ऑटो शेयरों में भी लगातार कमजोरी का रुख रहा आज और टाटा मोटर्स, मारुति जैसे शेयरों से बाजार पर दबाव बनता हुआ दिखा। मेटल शेयरों में कमजोरी का रुझान था, खासतौर से जिंदाल स्टील के लिए बुरी खबरें आती दिखी। स्टॉक पर 4% से ज्यादा की यहाँ पर एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी सिसागो, हिंडाल्को जैसे शेयर भी काफी कमजोर हुए। रुपए की कमजोरी की मार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ती हुई दिखी क्योंकि इन्हें इंपोर्ट करना होता है क्रूड और आप देख सकते हैं एचपी, बीपी, आईओसी सारे नुकसान के साथ ही आज बंद हुए। लेकिन इनके अलावा निफ्टी पर कुछ हाई बीटा स्टॉक्स हैं जो आज कमजोरी के साथ बंद हुए। भेल, आईडीएफसी, जेपी एसोसिएट उनमें खास तौर से शामिल है। कुछ शेयरों में खरीदारी दिखी और यही वजह थी कि निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में एसीसी, अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट शेयरों में थोड़ी सी मजबूती दिखी। वहीं आईटी शेयरों में इन्फोसिस जैसे शेयरों में खरीदारी आती हुई दिखी और दिग्गजों में एनटीपीसी और एचडीएफसी पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। वहीं मिड कैप शेयरों के लिए आज काफी बुरा दिन था। ऑप्टो सर्किट लगातार तेज गिरावट झेल रहा हो, ये शेयर आज फिर से 25% लुढ़क गया। जेट एयरवेज के लिए भी एहतियात के साथ डील को लेकर अब भी एफआईपीबी के अप्रूवल आना बाकी है और इसके बाद स्टॉक पर आज 11% का नुकसान दिखा। श्री रेणुका शुगर के लिए भी काफी नुकसान वाला दिन था। स्टॉक 17% आज टूटता हुआ नजर आया और जेएन इरिगेशन, लेंको इंफ्रा जैसे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स डबल डिजिट नुकसान आज दर्ज करते हुए दिखे। तो मिड कैप शेयरों ने आज खास तौर से बाजार का मूड बिगाड़ा और साथ ही अगर आप दिग्गजों में देखें तो रुपए की कमजोरी के बावजूद बहुत बुरी क्लोजिंग नहीं होती दिखी। रुपए की कमजोरी ने विदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो को भी नुकसान पहुंचाया। हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा के मुताबिक विदेशी निवेशकों की इस वक्त नजर रुपए की चाल पर है। हालांकि बाजार पर बुलिश नजरिया अब भी कायम है। अगले एक साल में बाजार 20 से 25% का रिटर्न देगा। सबसे बड़ी इस समय जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की डिसीजन है वो फॉरेन इंडियन रुपी के ऊपर ही है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यूएस डॉलर में अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट इस साल करीब 4% डाउन है, जो इतनी ज़्यादा नहीं है ओवरऑल फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स की वो इस बात पे पैनिक कर जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स करेंसी अलोन सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रही है ऑन परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स एंड ऑल्सो व्यू ऑन इंडिया। लेकिन फिर भी इक्विटी इन्वेस्टर्स का जो लिमिट होती है ऑफ हाउ मच पेन दे कैन टेक, उसमें मुझे लगता है 4% इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे आदमी अपने सारे व्यूज़ ऑन इंडिया बदल दे इस एक पॉइंट के ऊपर। पिछले साल मार्केट 25% बढ़ी एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद मार्केट इस रेंज में फिर से बढ़ सकती है। तो इस साल में आपको 3, 4, 6 महीने निकालने हैं जो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है समय। अब देखते हैं हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए चलते हैं जॉयनील के पास। जॉयनील, यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में ओपनिंग में क्या रुख दिख रहा है? देखिए, ओपनिंग में हमने देखा था थोड़ा सा बाउंस आया, लेकिन फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और ये थोड़ी सी समझने वाली बात है क्योंकि वहाँ डेटा काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो रेटिंग एजेंसी S&P ने उसने इनकी सॉवरेन क्रेडिट आउटलुक को अपग्रेड कर दिया है और वहां पर अपग्रेड कर कर उसको स्टेबल कर दिया है नेगेटिव से। तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो बाजार पहले ऊपर खुले, थोड़ा सा नीचे गए, लेकिन अब लग रहा है फिर से वापस थोड़ी सी खरीदारी आ रही है। डाउ जोन्स आप देखेंगे करीब 16-17 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक और S&P 500 भी थोड़ी सी खरीदारी दिखा रहा है। तो ये काफी बड़ी चीज है जिस तरह से रेटिंग एजेंसी S&P ने अपग्रेड कर दिया है फिलहाल आउटलुक। तो इस वजह से आप देखेंगे थोड़ी सी मोमेंटम हो सकता है, थोड़ी सी खरीदारी और आ सकती है। यूरोप के बाजार पे भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार हुआ और कहां पर जाके वो बाजार बंद हुए। थोड़ा मिक्स ट्रेंड था, यानी कि एक पूरा ट्रेंड आप नहीं निकाल सकते। डैक्स का बाजार थोड़ी सी मजबूती दे रहा था, लेकिन फुट्सी और कैक थोड़ी सी कमजोरी दिखाते हुए नजर आए।
अगर हम कमोडिटीज की बात करें, कच्चा तेल आपने देखा है लगातार कमजोर हुआ है और उससे थोड़ी सी मदद मिलती हुई नजर आई। ब्रेंट क्रूड हालांकि फिर से 104 पर आता हुआ नजर आ रहा। नाइमेक्स क्रूड भी 95 पे। मैं आपको बता दूं, ब्रेंट क्रूड 100 रुपए तक चला गया था और वहां पर काफी समय रहा और फिर लोगों को लगने लगा कि 100 से 102 का उसका रेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो 105 पर पहुंच गया। तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई वहां पर नजर आ रही है। सोने पर नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर एक बाउंस बैक मिल रहा है, खासकर M6 में अगर आप देखेंगे अच्छी तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। अच्छे करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक मिल रहा है, टेक्निकल बाउंस बैक है। 365 रुपए की आप तेजी फिलहाल M6 पे इस समय देख सकते हैं। चांदी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है और चांदी में भी आप देखेंगे अच्छी तेजी है, बहुत अच्छी तेजी। अगर आप देखेंगे करीब 2.5% की तेजी चांदी M6 में दिखा रहा है। 1055 1060 रुपए की तेजी आ रही है। तो फिलहाल प्रेशियस मेटल्स में सोने और चांदी में हम एक अच्छा उछाल देख रहे हैं। धन्यवाद जॉनी इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। अपोलो फार्मेसी फिर से बेचने लगी है रैनबैक्सी की दवाएं और ऐसी ही कुछ और खबरें, आइए फटाफट नजर डालते हैं। एडिडास अपने ब्रांड रीबॉक को आगे बढ़ाने के लिए फिर से जुट गई है। कंपनी अब देश में 100 फीट हब स्टोर खोलेगी। ये स्टोर अगले 1 साल में खुल जाएंगे, इसमें से आधे तो इसी साल काम करने लगेंगे। इन स्टोर में फिटनेस और ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ लोगों को सलाह और गाइडेंस भी दी जाएगी। ऐसे ज्यादातर स्टोर्स मेट्रो शहरों में होंगे। मई 2012 में रीबॉक इंडिया में 870 करोड़ का घोटाला सामने आया था। अपोलो फार्मेसी ने रैनबैक्सी की दवा फिर से बेचना शुरू कर दिया है। अपोलो ने सुरक्षा के आधार पर रैनबैक्सी की दवा बेचनी बंद कर दी थी। अपोलो ने मांग रखी थी कि रैनबैक्सी की दवाएं फिर सर्टिफाई कराई जाएं। रैनबैक्सी ने उनकी ये मांग पूरी कर दी है। इसके पहले मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल ने भी रैनबैक्सी की दवा बैन कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टरलाइट के कॉपर प्लांट को चालू करने की इजाजत दे दी है। तुतिकोरिन का ये प्लांट 29 मार्च से बंद था। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गैस लीकेज की शिकायत के बाद इसे बंद कर दिया था। इसके बाद ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस प्लांट को चलाने की मंजूरी दे दी थी। ट्राइब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वीडियोकॉन के मोजाम्बिक ऑयल ब्लॉक को लेकर कंफ्यूजन फैला है। ONGC ने कहा है कि इस ब्लॉक की खरीद के बारे में बयान गलती से जारी हो गया था। इससे पहले ONGC विदेश लिमिटेड की तरफ से खबर आई थी कि वो ऑयल इंडिया के साथ मिलकर ये ब्लॉक खरीद रही है। बयान में ये भी कहा गया था कि ये पूरा सौदा $247 करोड़ में होगा, लेकिन बाद में कंपनी ने सफाई दी कि ये बयान गलती से जारी हुआ था। रुपए को मजबूती देने के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड को ज्यादा ढील दी जा सकती है। आज सरकार, रिजर्व बैंक और मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच इस बारे में बातचीत हुई। सरकार की कोशिश है कि अरब देशों के वेल्थ फंड आसानी से भारतीय बाजारों में पैसा लगा सकें। रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। आबादी के मुकाबले मिलियनेयर की संख्या कतर में सबसे ज्यादा है। यहाँ का हर 7वां आदमी मिलियनेयर है। मतलब ये है कि यहाँ के हर 7वें आदमी के पास कम से कम 5.5 करोड़ रुपए हैं। वॉरेन बफेट की कंपनी को नहीं भाया भारत, अपना बिजनेस बंद किया। पूरी डिटेल थोड़ी देर में। और FSLRC से बैंकिंग और इंश्योरेंस में कौन सी सहूलियत मिलेगी, जानेंगे थोड़ी देर बाद। रुपए के फ्री फॉल ने इसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचाया। $1.58.15 का हुआ। रिजर्व बैंक ने कोबरा पोस्टिंग से बेनकाब हुए प्राइवेट बैंकों पर पेनाल्टी लगाई। RBI के मुताबिक बैंकों ने केवल KYC नियमों की अनदेखी। आडवाणी ने बीजेपी के सारे पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन संसदीय समिति ने नामंजूर किया। रुपए की कमजोरी देख विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुरू की बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट रहे। यस बैंक बोर्ड के विवाद में हाई कोर्ट का दखल। 1 महीने पहले बोर्ड बैठक बुलाने का आदेश। शगुन कपूर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने पर विचार करने को कहा। वक्त से पहले और सामान्य से ज्यादा पानी बरसा रहा है मॉनसून। कल तक 11% ज्यादा बरसात हुई। मुंबई में धीमी पड़ी ट्रैफिक और रेल की रफ्तार। अब बात यस बैंक में चल रहे विवाद की, जिसमें अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल दिया है। कोर्ट ने बैंक की बोर्ड बैठक 27 जून को करने को कहा है। पहले ये बैठक 24 जुलाई को होने वाली थी। यही नहीं, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों की नियुक्ति पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही फैसला लेगा। दरअसल ये पूरा विवाद यस बैंक के को फाउंडर स्वर्गीय अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर की आपत्ति के बाद शुरू हुआ था। इस खबर की और जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है आज?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनफैक्ट येस बैंक को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो जुलाई 24 को एक बोर्ड बैठक होने वाली थी इसी मामले पर, जहां पर राणा कपूर ने 6 जून को एक चिट्ठी भी लिखी थी मधु कपूर को और उसमें साफ कहा गया था एक बोर्ड बैठक जुलाई के अंत में होने वाली है और वहां पर अगर आप चाहें जो भी आपकी आपत्तियां हैं और खास तौर से जो नॉमिनेशन वो अपने परिवार के एक सदस्य का रखना चाह रही थी इस बोर्ड पर, वो भेज सकते हैं और उसी पर विचार होगा 24 जुलाई की बोर्ड बैठक में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है आप इतना समय ना लगाएं क्योंकि ये मामला अब कोर्ट आ चुका है। मधु यहाँ पर कपूर कोर्ट गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी ये कहते हुए कि उनकी कंसेंट नहीं ली गई थी या फिर उनके परिवार से किसी तरह की बातचीत नहीं की गई थी जब इन 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई या फिर इनके जब नॉमिनेशन सामने आए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं कि इस बोर्ड बैठक को एडवांस किया जाए। अब ये तारीख 27 जून को होगी। उस बैठक में जो भी निकल कर आएगा वो डिटेल्स लेकर येस बैंक को 1 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट वापस जाना होगा। उसके बाद कोर्ट फैसला लेगी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन में क्या तब्दील चेंज आना चाहिए और खास तौर से उन्होंने कहा है कि जो भी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट जब तक अनुमति नहीं देता है वो चार्ज नहीं लेंगे। शुक्रिया हर्षदा इस जानकारी के लिए। इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट के मालिकाना हक वाली बर्कशायर की घरेलू यूनिट भारत में ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना बंद करेगी। कंपनी ने फैसला किया है कि बर्कशायर इंश्योरेंस.com को इस साल बंद कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी उन सभी ग्राहकों को दे दी गई है जिन्होंने इस वेबसाइट से इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदे हैं। ग्राहकों को यह भी बताया गया है कि अब उनकी सर्विस बजाज अलायंस को सौंपी जाएगी। वेबसाइट बंद करने के फैसले को भारतीय इंश्योरेंस बाजार से बर्कशायर के बाहर होने से जोड़कर देखा जा रहा है। कंपनी ने मार्च 2011 में बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के कॉर्पोरेट एजेंट की तरह भारतीय बाजार में एंट्री ली थी, लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी को ज्यादा ग्राहक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि अभी तक देश में बर्कशायर की मौजूदगी सिर्फ ऑनलाइन कंपनी के तौर पर ही थी। पावर सेक्टर को फर्टिलाइजर सेक्टर की तरह प्राथमिकता के आधार पर गैस दिए जाने के प्रस्ताव का फर्टिलाइजर मंत्रालय ने सख्त विरोध जताया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फर्टिलाइजर मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करने से यूरिया के उत्पादन पर उल्टा असर पड़ेगा। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को जरूरत के मुताबिक सस्ती गैस मुहैया कराने की सरकार की कोशिशों को झटका लग सकता है। सरकार गैस के बंटवारे में फर्टिलाइजर सेक्टर की तरह पावर सेक्टर को भी तरजीह देना चाहती है, लेकिन फर्टिलाइजर मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। फर्टिलाइजर मंत्रालय की दलील है कि अगर गैस देने में पावर सेक्टर को तरजीह दी गई तो यूरिया बनाने वाली कंपनियों को गैस की किल्लत हो जाएगी। यूरिया प्लांट को महंगे दाम पर गैस इंपोर्ट करना पड़ेगा। चूंकि यूरिया के दाम उसके हिसाब से बढ़ाए नहीं जा सकते, लिहाजा सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने अपनी आपत्ति संबंधित विभागों के सामने दर्ज करा दी है। शायद यही वजह है कि इस मुद्दे पर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बार बार टलती जा रही है। सूत्रों की माने तो अगर बैठक होती भी है तो जल्द इस पर फैसला लेना आसान नहीं होगा। दरअसल अभी गैस के बंटवारे में सबसे पहले तरजीह फर्टिलाइजर मंत्रालय को दी जाती है। इस सेक्टर को $4.2 पर MMBTU की कीमत पर गैस मिलती है, जबकि इंपोर्टेड गैस की कीमत $14 है। फर्टिलाइजर सेक्टर को कुल 12 MMSCMD गैस मिलती है। अगर पावर सेक्टर को तरजीह दी जाती है तो सस्ते दाम पर ज्यादा गैस पावर प्लांट को मिल सकेगी, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियों को डर है कि ऐसा होने से उनके हिस्से में कम गैस आएगी, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। FSLRC यानी फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशें मान ली गई तो आम लोगों तक बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं काफी आसानी से पहुंच जाएंगी। और कमीशन ने तो यहां तक कहा है कि अगर सरकार वैसे इलाकों में बैंक ब्रांच या किसी कंपनी को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कहती है जहां घाटा हो सकता है, वहां सरकार को सब्सिडी भी देनी होगी। तमाम कोशिशों के बावजूद फाइनेंशियल इंक्लूजन का सरकार का सपना साकार नहीं हो पाया है। यूपीए सरकार की गेम चेंजर स्कीम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के रास्ते में यही सबसे बड़ी बाधा है। अभी भी करीब 4.5 लाख गांव ऐसे हैं जहां बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। 90% लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। FSLRC का मानना है कि इस खराब हालात के पीछे 2 वजह हैं। पहला,
फाइनेंशियल सेक्टर में जरूरी कंपटीशन का अभाव और दूसरा रेगुलेटर का कंट्रोल, जिससे जरूरत के मुताबिक नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाते हैं। FSLRC ने इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कंपटीशन का माहौल बनाएं। ऐसी स्थिति बने कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अपने आप ही ऐसा सोचें कि मुझे गाँव में या गरीबों तक जाके अपनी सेवाएं देनी है। और वो तब होगी मेरी राय में जब कंपटीशन बढ़ेगा और इनोवेशन ज़्यादा होगा अपने फाइनेंशियल सिस्टम में। और इसके लिए IFC ने एक नया तरह का अप्रोच सोचा है। सो अभी की स्थिति में क्या होता है, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि अगर आपको एक नया बैंक खोलना है या नया इंश्योरेंस कंपनी चालू करनी है तो RBI के पास आप जाएंगे बैंकिंग लाइसेंस के लिए, और RBI तय करेगा कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दे कि ना दें। लेकिन RBI सिर्फ यही तय नहीं करेगा कि आपको बैंकिंग लाइसेंस दे कि ना दें, वो ये भी तय करेगा कि कितने बैंकिंग लाइसेंस देने हैं एक समय पे। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे देश में हुआ है पिछले 10 साल में एक भी बैंकिंग लाइसेंस ना दें। तो ये जो ताकत है ना, ये ताकत मुझे लगता है कंज्यूमर के खिलाफ जाती है ज़्यादातर तौर पर, बिकॉज मुझे लगता है कॉम्पिटिशन ज़्यादातर कंज्यूमर के पक्ष में होता है। वित्तीय संस्थाओं पर कंट्रोल कम से कम हो। जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस अभी हैं, वो अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नई तरह की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, कोई नया मॉडल ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी की व्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि आपको रेगुलेटर की अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसमें सालों लग सकते हैं। उसमें IFC ने क्या कहा है कि आपको सिर्फ इसकी सूचना देनी है रेगुलेटर को, और उसके कुछ समय बाद 2 महीने के बाद आप लॉन्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट या उस प्रक्रिया को मार्केट में। इस 2 महीने के दौरान रेगुलेटर अपना उसके पूरा समीक्षा कर लेगा और समझ जाएगा कि उसके लिए क्या रेगुलेशन बनानी है या उसके लिए कुछ करना है, कुछ और एक्शन लेना है उससे रिलेटेड, तो वो भी उसके लिए ऑप्शन रहेगा। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आराम से इनोवेट कर सकते हैं सालों इंतज़ार करने के बजाय। अब ये दोनों जो चेंजेस हैं, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक डिफरेंट तरह, एक अलग तरह की क्रांति ला सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में। देश का सबसे बड़ा ट्रैवल अवार्ड एक बार फिर आ गया है। CNBC आवाज जल्द ही ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े सभी बड़े लोगों और कंपनियों को सम्मानित करने जा रहा है जिन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की में अपना योगदान दिया है। इस मौके पर CNBC आवाज पर आप आसान सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं एक iPad मिनी। हम रोज आपसे पूछ रहे हैं कुछ आसान से सवाल, तो आज का हमारा सवाल सुनिए। टूरिज्म के लिहाज से देश का बेस्ट फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइडर कौन सा है? आपके ऑप्शन है A थॉमस कुक, B कॉक्स एंड किंग, C वेस्टर्न यूनियन। आपको हमें करना है एक SMS और बतानी अपनी पसंद। अपने सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए TRA 22, एक और स्पेस दीजिए, लिखिए A, B या फिर C और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर। आप इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। देश के लिए मानसून के पहले 10 दिन रहे शानदार, और राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा को BCCI ने किया सस्पेंड। इस साल मानसून वक्त से पहले चल रहा है। केरल में भी मानसून वक्त से पहले ही दस्तक दे चुका है। इस साल 1 जून से 9 जून तक देश भर में सामान्य से करीब 11% ज्यादा बारिश हुई है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत और दक्षिण भारत में ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जून के दौरान मानसून की चाल अच्छी रहेगी, लेकिन जुलाई और आगे की चाल बताने के लिए मौसम विभाग अगले हफ्ते अपना अनुमान जारी करेगा। पूरे भारत में इसका आगमन समय से थोड़ा पहले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जून का महीना जो है ये ठीक रहेगा और ये फसल की बुआई का दौर है, और बुआई के दौर में अगर अच्छी बारिश हो जाए तो फसल के स्थापना में इसकी बड़ी सकारात्मक प्रभाव होता है। तो मैं समझता हूँ जून तक ये बहुत अच्छा रहेगा, और उसके पश्चात क्या होगा अगले सप्ताह में हम इसका पूर्वानुमान जुलाई के बारे में और बाकी बचे हुए महीने के बारे में देंगे। श्रीसंत अजीत चांदला और अंकित चौहान को भी जमानत दे दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान रॉयल्स के तीनों खिलाड़ियों को जमानत दे दी है। इन तीनों को दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। श्रीसंत अजीत चांदला और अंकित चौहान पर दिल्ली पुलिस मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा चलाना चाह रही थी, लेकिन अदालत को इस आधार पर केस चलाने की
मजबूत वजह नहीं दिखी, जिसके बाद इन तीनों को जमानत दे दी गई। वहीं राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम के को ओनर राज कुंद्रा को आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की आपात बैठक में फैसला हुआ। दरअसल राज कुंद्रा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सट्टेबाजी की बात कबूल की थी। कुंद्रा ने एक बुकी उमेश गोयनका के जरिए पैसे लगाए थे। और अमेरिका के खुफिया ऑपरेशन प्रिज्म से खुफिया जानकारी लीक होने का बड़ा खतरा पैदा हुआ। भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अमेरिका के खुफिया ऑपरेशन प्रिज्म की बात सामने आने से दुनिया भर की सरकारों के सामने खुफिया जानकारी लीक होने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और ये बात सामने आई है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की मुलाकात से ठीक पहले। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर जरूरी डेटा चुराने के आरोप लगाते रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के करीब 40 मिलिट्री वेपन प्रोग्राम्स की जानकारी हासिल की है, लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका ने उसके डेटा चुराए हैं। तो क्या भारतीयों के लिए भी अमेरिका की प्रिज्म स्कीम एक बड़ा खतरा हो सकती है? इस पर बात करते हैं मीडियानामा के फाउंडर और एडिटर निखिल पाहवा से। निखिल, कितनी बड़ी थ्रेट लगती है आपको ये एनएसए के इस प्रिज्म प्रोग्राम से? इंडियन सिटीजन्स या नेटिजन्स को कितना खतरा हो सकता है? देखिए, जो खतरा होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो डेटा किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अभी तो हमारी प्राइवेसी की बात है। जो मैं और मेरा दोस्त अगर हम कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास है, तो ये मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है। वो किस लिए इसको यूज़ करेंगे वो नहीं पता। और इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि इतने सारे मैसेजेस अगर कोई ट्रैक कर रहा है तो सबको तो वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर सबको समझ नहीं सकते। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये सिलेक्ट कर सकते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अब खतरा अगर मैं अपने देश में हूँ तो अमेरिकन गवर्नमेंट से मुझे क्या खतरा हो सकता है मुझे उसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। पर अगर मैं किसी और देश में जाऊँ, अगर मैं अमेरिका जाऊँ और वहाँ पे अगर किसी चीज़ के लिए मुझ पे सस्पेशन है या मुझसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं। ये डेंजर तो है। अब इससे ज़्यादा डेंजर ये है कि क्या वो कुछ कर सकते हैं जिसमें कि मैंने कोई मैसेज भेजा नहीं है पर वो नकली मैसेज डालें। ऐसा अगर उनके पास पार है या नहीं है यह भी पता नहीं है, पर चीज़ें हो सकती हैं। जो डेटा है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये फ़ोन कॉल्स में भी देखा गया है और ये मैसेजेस में भी हो सकता है। तो निखिल, एक आम इंसान जो इंटरनेट यूज करता है उसको कैसे अपने आप को सुरक्षित रहना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मुझसे पूछे तो मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो एक्सेस है वो सारा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू मिल रहा है। मेरे ऐसे मैसेज अगर पढ़ना चाहें तो कोई भी पढ़ सकता है गवर्नमेंट में, ये CMS के थ्रू। तो क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। काफ़ी बार सुना है कि अगर कुछ बातें ऐसे भी हो सकती हैं कि आप किसी और के फ़ोन से बात करें कि आपके साथ लिंक नहीं हो, पर वैसे अब कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो है कि ये सारा जो काम हो रहा है इसको पार्लियामेंट का सैंक्शन नहीं मिला है, UID को नहीं मिला है, CMS को नहीं मिला है। ये पार्लियामेंट में लेना चाहिए और हमारे जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, हमारी तरफ से उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। हम कुछ कर नहीं सकते, हमसे अपने पार्लियामेंटेरियंस को बोल सकते हैं कि इसको रोको। जी पावा साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और चलते चलते हम आपको बता दें कि CNBC आवाज के टेक्नोलॉजी शो टेक गुरु का जादू फेसबुक पर भी छा गया है। अंकित, अभिषेक और मंगेश की टीम ने आज एक बेहद अहम मुकाम हासिल किया है। टेक गुरु ने फेसबुक पेज पर 4 लाख से ज्यादा फैन जुटा लिए हैं। ये टेक गुरु को बना देता है देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन टेक कम्युनिटी। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।